मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजूचंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम पढ़ाई कर रहे थे जीव विज्ञान से रिलेटेड, और जीव विज्ञान का पहला चैप्टर, या आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो छठा नंबर चैप्टर से आपका जीव विज्ञान की शुरुआत है। तो उसके तहत पहला चैप्टर था जो 6 नंबर में है, जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम के तहत हम 4 चीज़ों को पढ़ना है: पोषण, श्वसन, परिवहन और आपका उत्सर्जन। उसके तहत हमने एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए 6 चैप्टर का नंबर दिया है। और 6.1 में आपका पोषण रहेगा, 6.2 में श्वसन रहेगा, और 6.3 में परिवहन, और 6.4 में आपका उत्सर्जन रहेगा। तो हम इसका पहला वीडियो देख चुके हैं, वहाँ तक आपने पढ़ा था, उसका मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ कि उसमें पढ़ा था आपने जैव प्रक्रम क्या है, और जैव प्रक्रम के तहत पोषण क्या है, पोषण क्या है, पोषण कितने तरीके से होते हैं, और पादप में पोषण कैसा होता है, और कौन कौन से आपका विधि है, जैसे प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, और उसमें क्रियाविधि में क्या क्या है। तो आज हम शुरू करेंगे जंतुओं में पोषण। आज हमारा, जब हम पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जंतुओं में पादप में पोषण, तो आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। देखिए, जंतुओं में पोषण विभिन्न प्रकार के प्राणी समपोषी जंतुओं में पोषण भिन्न भिन्न तरीके से होता है। एक कोशिकीय एवं सरल जीवों की आवश्यकता विसरण द्वारा पूरी होती है, तो बहुकोशिकीय और जटिल जीवों में इसके लिए व्यवस्थित अंग तंत्र होते हैं। जैसे आपने पादप में पढ़ा था कि पादप स्वयं पोषी होते हैं, और स्वयं पोषी यानी वो अपने आप खुद को अपने लिए भोजन का बनाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा भोजन बनता है। उसमें भी कुछ ऐसे पादप थे जो अपना भोजन नहीं बना पाते थे, तो वो 3 प्रकार के थे। एक तो मृतजीवी पादप, जो यानी मरे सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते थे, उसे मृतजीवी पादप कहते थे। दूसरा था परजीवी पादप, जो दूसरे पादप या दूसरे जीवों पे आश्रित रहते थे अपने भोजन के लिए, उसे परजीवी पादप बोलते थे। और तीसरा था कीटभक्षी पादप, जो कीटों को भक्षण करते थे, यानी कीट को खाकर अपनी जरूरतों को पूरी करते थे, जैसे आपका ड्रोसेरा था। ठीक है, उसी तरह लेकिन जंतुओं में क्या है कि जंतुओं में पोषण की विधि है वो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग है। जैसे एक कोशिकीय अगर जीव है, उसमें एक ही सेल है, यानी एक ही कोशिका है, यानी सारी गतिविधि उस एक ही कोशिका में होना होता है। जबकि बहुकोशिकीय जीव, जैसे हम मनुष्य, जीव जंतु जंतु अगर हैं, तो उनमें कई कोशिकाएं होते हैं, और उनमें पोषण एक अंग तंत्र यानी विभिन्न तरीके, यानी एक स्पेसिफिक अंग तंत्र से होता है। जैसे हमने कोई चीज खाया तो हमारा क्या पाचन सिस्टम यानी पाचन तंत्र द्वारा उसे पचाया जाता है। उसी तरह वही बोल रहा है कि अगर बहुकोशिकीय या जटिल जीव हैं, इसके लिए व्यवस्थित अंग तंत्र होते हैं। जबकि एक कोशिकीय और सरल जीवों की आवश्यकता विसरण द्वारा पूरी होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कभी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है ये कोशिकीय जीव एवं सरल जीवों की आवश्यकता किसके द्वारा पूरी होती है, तो विसरण द्वारा। अब देखिए अमीबा। अब कुछ एक कोशिकीय जीव के बारे में आप पढ़िए कि वो पोषण कैसे करते हैं। जैसे आपको 2 पढ़ना है, अमीबा और पैरामीशियम के बारे में पढ़ना है। तो अमीबा के बारे में देखिए कि वो कैसे अपनी भोजन संबंधी जरूरतों यानी करता है। तो अमीबा एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। तो आपको याद रखना होगा कि क्या है कि एक कोशिकीय है और अनिश्चित आकार का है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर जीव है और अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार कुट पादों यानी स्यूडोपोडिया के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। अमीबा एक अनिश्चित आकार का प्राणी है, जीव है। तो फिर अनिश्चित आकार किसके कारण इसका आकार निश्चित नहीं है? तो उसके कुट पादों के कारण, स्यूडोपोडिया के कारण, यानी उसका कुट पाद का निर्माण होते रहता है, बिगड़ते रहता है, जिसके कारण उसका आकार भी बदलते रहता है। जैसे देखिए ये अमीबा है, ये अमीबा है आपका, ये अमीबा एक ऐसा है। तो कभी आपको ऐसा दिखेगा या कभी ऐसा दिख जाएगा। तो अमीबा का आकार क्या होगा? ए यानी ये जो कुट पाद है, ए वाला उसका आकार बदलेगा, तो अमीबा का भी आकार बदल जाता है। तो इसके शरीर में पोषण यानी अमीबा में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होता है। आपको एक पूछा जा सकता है, क्या अमीबा में
पोषण के लिए कोई विशेष रचना है क्या? तो नहीं। क्योंकि नहीं है, क्योंकि एक यूनिसेल्युलर है, एक कोशिकीय जीव है और एक ही कोशिका में सब कुछ होना रहता है, इसलिए इसके लिए कोई विशेष रचना नहीं होता है। यह अपने कुटपादों की मदद से ही भोजन ग्रहण करता है, यानी जो इसका कुटपाद है, स्यूडोपोडिया है, उसी के द्वारा ये अपने भोजन को ग्रहण करता है। हम आपके आगे बताएंगे कि कैसे वो भोजन को ग्रहण करता है, कितने स्टेप हैं उसे भोजन ग्रहण करने के लिए या भोजन यानी पोषण के लिए। तो ये अमीबा देख लीजिए, एक फिगर है, आप भी ऐसा फिगर बना सकते हैं। एग्जाम में तो रंगीन नहीं बनाएंगे, लेकिन घर पे आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं कि रंगीन थोड़ा सा बनाए। कुछ एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए आपके पास समय है तो कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में भी अच्छा फिगर बनेगा। वही है, इसमें इंग्लिश में जैसे लिखा हुआ है यही स्यूडोपोडिया है, यानी जो कुटपाद आपका कहलाता है, यानी कुटपाद। और अदर चीज जो लिखा हुआ है आपको हिंदी वाले हम फिगर पे बता देंगे। देखिए अमीबा में पोषण, तो अमीबा में पोषण कैसे होता है, इसके लिए देखिए कि अमीबा में पोषण अंतःग्रहण, पाचन और बहिष्करण, यानी आप मान लीजिए कि 3 स्टेप में हो जाता है। ऐसे तो आपको अंतःग्रहण पाचन के बाद एक अवशोषण भी होता होगा, यानी अवशोषण और एसिमिलेशन भी होता है, नहीं अवशोषण भी होता होगा। तो वही यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है कि वो एक में आपका इंजेशन होगा यानी अंतर्ग्रहण होगा, दूसरा में डाइजेशन यानी पाचन होगा, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण होगा, और एसिमिलेशन में मतलब उस ऊर्जा का कैसे यूज कर रहा है, और इंजेशन मतलब बाहर निकालना यानी बहिष्करण होगा। तो मोटा मोटी आप 3 चरण भी देख सकते हैं, 3 स्टेप की अंतर्ग्रहण यानी भोजन को ग्रहण करेगा, पाचन करेगा और उसका बहिष्करण करेगा। पाचन और बहिष्करण के बीच आपका अवशोषण एक होता है। तो देखिए अमीबा कैसे पोषण करता है। अमीबा में जैसे ही भोजन आया, जैसे इसका इस स्यूडोपोडिया यानी कुटपाद है, जैसे ही इसके सामने भोजन आया तो भोजन के चारों तरफ अपने कुटपादों की एक रचना बना लेता है। जैसे ही उसको अमीबा कहीं घूम रहा है, जैसे ही उसको भोजन दिखा, यानी ये भोजन दिख रहा है लाल वाला, ये लाल वाला आपका भोजन है, जैसे ही उसको भोजन दिखा तो भोजन के चारों तरफ अपने कुटपादों की रचना बना लेता है, यानी कुटपाद जो स्यूडोपोडिया है उसको इस तरह से बढ़ा लेता है कि भोजन को कैप्चर कर ले। तो देखिए ये भोजन यहीं पे था, लेकिन कुटपाद इसका बढ़ गया और भोजन को कैप्चर कर रहा है। तीसरा देखिए, इसको भोजन को घेर लिया चारों तरफ कुटपाद से, यानी चौथा में भोजन इसके सेल के अंदर चला गया। तो सेल के अंदर चला गया तो वहां रसधानी होता है जिसमें कई एंजाइम्स होते हैं और जल होते हैं, उस एंजाइम और जल इसे पाचित कर लेता है, और पाचित करने के बाद अवशोषण होता है और शरीर की गतिविधियों के लिए यूज होता है, और कुछ इससे जो अपच भोजन होगा वो बाहर निकल जाता है। वो कहाँ से निकलता है, वो भी उसी सेल से यानी उसी कोशिका से कहीं से कुटपाद जो होगा ओपन हो जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा। यानी आपने क्या देखा अमीबा में कि अमीबा में जो भोजन उसके पास दिखता है तो अमीबा अपने कुटपादों से उस भोजन को कैप्चर करता है, और पचाने के बाद उसको बाहर भी निकालना होता है तो अपने कुटपाद को ओपन कर देता है, यानी खोल देता है, तो वहां से निकल जाता है। तो आपको ये वाले स्टेज को यानी स्टेप को याद रखना होगा, और इस फिगर को भी अगर आप बना देते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स मिलता है। इसमें कुछ नहीं करना है, पहला में एक ठो भोजन दिखा देना है बगल में लिख कर, दूसरा में भोजन को कैप्चर कराते हुए दिखाना है, तीसरा में दिखाना है कि हाँ भोजन पे पूरा का पूरा उसके यूनिसेलुलर में आ गया, चौथा में पाचन करा देना है भोजन का, और छठा में बहिष्करण करा देना है। ठीक है, तो वहीं देखिए 3 स्टेप आपका जो बताया गया है कि मोटा मोटी इसमें 3 स्टेप में होता है, एक में अंतर्ग्रहण, 2 में पाचन और 3 में बहिष्करण। तो अंतर्ग्रहण में कि देखिए अमीबा के नजदीक भोजन होने पे अमीबा भोजन के चारों ओर कुटपादों का निर्माण करता है। जैसे ही उसको भोजन दिखेगा अमीबा को, अमीबा उस भोजन के चारों तरफ कुटपाद का निर्माण कर लेगा और भोजन को पूरी तरह से घेर लेता है। कुटपादों के सिरे तथा पार्श्व आपस में जुड़कर एक भोजन रसदानी का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए, जैसे ही यहाँ भोजन आया, भोजन को देख रहे हैं कुटपाद इसको घेर ले रहा है, और घेर के ले रहा है तो यहाँ पे इसमें एक रसधानी का निर्माण होता है जिसमें एंजाइम्स रहते हैं और जल रहते हैं। फूड रसधानी का निर्माण करता है जिसमें भोजन और जल होते हैं ना, एक वो जो भोजन रहता है उसके साथ। पाचन के समय क्या देखिए, भोजन का पाचन भोजन रसधानी में विभिन्न एंजाइमों द्वारा होता होता है। पचा हुआ भोजन रसधानी से ही निकलकर कोशिका द्रव में पहुंच जाता है, जहां से पूरे शरीर में वितरित हो जाता है।
तो अंतर्ग्रहण, जैसे ही भोजन अमीबा ग्रहण किया तो ग्रहण करने के बाद उसके चारों तरफ कुटपाथ का निर्माण किया, और कुटपाथ जब जुड़ जाते हैं तो एक भोजन रसदानी फूड वैक्यूला का निर्माण होता है, वैक्यूल का निर्माण होता है जिसमें भोजन और जल होता है, जो भोजन रहता है वहां रहता है। पाचन पाचन के समय विभिन्न एंजाइम्स उस पर वर्क करते हैं और उसको पाचित करते हैं। उसके बाद पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव में चला जाता है, जहां से शरीर में वो वितरित हो जाता है। बहिष्करण देखिए, अमीबा में अपच भोजन यानी अपचय भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है, यानी अमीबा में कोई ऐसा निश्चित स्थान नहीं है कि वहीं से अपच भोजन निकलेगा। जैसे जंतु में या हम मनुष्य में एक फिक्स यानी निश्चित स्थान है, वहीं से आपका अपच भोजन निकलता है। जो अपच पदार्थ रहते हैं वो निकलेंगे, कहीं और से नहीं निकलते हैं। हालांकि जब आप एक्सेस खा लेंगे तो कहीं और से भी वो अपच एक्स्ट्रा रहता है, वो निकल वोमिटिंग के माध्यम से भी बाहर निकल जाता है। अगर एक्स्ट्रा पदार्थ रहा, अगर कभी आपका पेट खराब है यानी आप कभी अपच के रूप में यानी ज्यादा खा लेते हैं, तो आपको शरीर के सतह किसी भाग में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण कर हो जाए। तो देखिए, कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, अतः शरीर के सतह के किसी भाग में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, जहां से अपच भोजन बाहर निकल जाता है। जैसे आपने क्या देखा था कि जैसे ही यहाँ पे आया भोजन का पाचन हुआ तो क्या हुआ, एक जगह कुटपाथ खुल जाएगा और अपच भोजन बाहर निकल जाएगा। तो यही अमीबा में पोषण क्या व्यवस्था है या विधि है। एक क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में यानी पूछा जाता है, तो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको ढंग से लिखेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे कि अमीबा में भोजन पोषण की विधि क्या है, और कुछ ये डायग्राम भी बनाने का कोशिश करेंगे। अगर ये डायग्राम बनाते हैं तो क्लियर कट आपको मार्क्स यानी कटेंगे नहीं। अब देखिए पैरामीशियम, ये भी एक कोशिकीय जीव है, किंतु अमीबा से ये अलग इसमें पोषण की विधि है यानी पोषण की व्यवस्था है। तो देखिए कैसे अलग है। पैरामीशियम यह प्राणी संभोजी एक कोशिकीय, ये भी एक कोशिकीय यूनिसेलुलर लिविंग थिंग्स है यानी जीव है, तथा निश्चित आकार का जीव है। देखिए अमीबा में क्या आपने पढ़ा था, अनिश्चित आकार का, ये है निश्चित आकार का। इसका शरीर प्रचलन अंगक सिलिया से ढका होता है। इसका जो शरीर होता है प्रचलन अंगक सिलिया, एक सिलिया होगा जो अब अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये देखिए, ये वाला यही पैरामीशियम है आपका, जो यही सिलिया है। यही सिलिया देख रहे हैं जो चारों तरफ से ढका हुआ है, यानी पूरे चारों तरफ आपका सिलिया मिलेगा जिससे वो ढका हुआ है। यही सिलिया है। वही बोल रहा है निश्चित आकार का जीव है, इसका शरीर प्रचलन अंगक सिलिया से ढका होता है, यानी सिलिया से ढका होता है। इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के निश्चित स्थान से होता है, जिसे कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। यानी जैसे अमीबा में क्या था, अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण का कोई निश्चित स्थान नहीं था। अमीबा का ही आकार निश्चित नहीं है, अनिश्चित आकार है, क्योंकि उसका कुटपाद के कारण उसका आकार बदलते रहता था। लेकिन इसमें क्या है, पैरामीशियम में क्या है, एक कोशिकीय जीव ये भी है लेकिन इसका निश्चित आकार है। जब निश्चित आकार है तो एक निश्चित स्थान से ही भोजन का प्रवेश होगा इसमें, जिसे कोशिका या साइटोस्टोम कहते हैं, जहां भोजन का प्रवेश होता है। सिलिया की गति भोजन कणों को कोशिका मुख की ओर ले जाती है, यानी सिलिया की गति, जो सिलिया होता है उसके चारों तरफ, वहीं उसको की गति भोजन कणों को कोशिका मुख की ओर ले जाती है, क्योंकि भोजन का प्रवेश कहां से होना है, कोशिका मुख या साइटोस्टोम से होना है। देखिए ये सिलिया है, जैसे यहाँ भोजन के कण यहाँ पे दिखा, तो जो सिलिया है ना उसको, उसकी गति उस भोजन को कोशिका मुख या साइटोस्टोम के पास ले आता है, कोशिका मुख या साइटोस्टोम के पास ले आता है। जैसे ही साइटोस्टोम के पास आएगा तो वहां पे विभिन्न एंजाइम्स वहां रहेंगे, भोजन रसदानी जैसे अमीबा में बनता है वैसा ही यहाँ भी भोजन रसदानी बनेगा, और भोजन रसदानी के बाद उसका पाचन हो जाएगा, और यहाँ पे देख रहे हैं बाहर हो जा रहा है, बहिष्करण हो रहा है। वो आपको पैरामीशियम के बारे में नहीं, आपको सब्जेक्टिव में अमीबा के बारे में ही पूछा जाएगा कि अमीबा में पोषण व्यवस्था या पोषण की विधि क्या है, सचित्र वर्णन करें। तो आपको चित्र भी बनाना होगा।
अगर बाई द वे कभी पैरामीशियम ही बोल दे तो कोई इशू नहीं है, पैरामीशियम का एक फोटो बनाइएगा और ये दिखा दीजिएगा कि सिलिया है, ये भोजन का कण जैसे ही आता है तो पैरामीशियम सिलिया जो होता है उसका गति उस तरह से होता है कि भोजन के कण कहाँ साइटोस्टोम के पास आ जाए, क्योंकि साइटोस्टोम से ही कोशिका मुख से ही प्रवेश करेगा पैरामीशियम में। उसके बाद भोजन रसदानी का निर्माण होता है और वो पचता है और फिर एक बहिष्करण एक स्थान से है। ठीक है, तो ये पैरामीशियम रहा। कभी कभी आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अमीबा और पैरामीशियम में पोषण की विधि में क्या अंतर है, को अंतर भी बताना होगा। क्या अंतर बताएंगे कि आप लिखेंगे अमीबा और पैरामीशियम दोनों एक कोशिकीय जीव होने के बावजूद भी इनकी आकार तथा पोषण की व्यवस्था अलग अलग है। क्या लिखेंगे, अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव होने के बावजूद भी इनकी आकार और इनमें पोषण की व्यवस्था या विधि अलग अलग है। फिर आप लिखेंगे कि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, वहीं पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। अमीबा में भोजन अमीबा भोजन के आसपास उत्पादों का निर्माण करता है और उसी उत्पादों द्वारा ग्रहण करता है, जबकि पैरामीशियम में निश्चित स्थान होता है जहां से भोजन का अंतर्ग्रहण कहा होता है, जिसको साइटोस्टोम या कोशिका मुख कहते हैं। कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। अमीबा में जब भोजन अंतर्ग्रहण हो गया तो एक भोजन रसधानी का निर्माण होता है और वहां पे विभिन्न एंजाइमों द्वारा भोजन का पाचन होता है। फिर आप लिखेंगे पैरामीशियम में भी जब भोजन अंतर्ग्रहण हो जाता है तो भोजन रसदानी का निर्माण होता है और वहाँ विभिन्न एंजाइमों से पाचन होता है। फिर आप आगे लिखेंगे कि अमीबा में अपच भोजन जो नहीं पचा वो अमीबा के किसी स्थान से उत्पाद के खुलने से बाहर निकल जाते हैं, जबकि पैरामीशियम में एक निश्चित स्थान होता है वहीं से वो बाहर निकलते हैं। बस यही अंतर है, 4-5 अंतर लिख दिए काफ़ी है और दोनों का डायग्राम बना दीजिए। ठीक है, अब देखिए मनुष्य में पाचन तंत्र। अब तो आपने अभी क्या पढ़ रहा था, जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण एक कोशिकीय जीव के बारे में पढ़ लिया, अमीबा और पैरामीशियम। अब है बहुकोशिकीय जीव, और बहुकोशिकीय जीव का सबसे दिमागी प्राणी मनुष्य है, तो मनुष्य के बारे में पढ़ना होगा। तो मनुष्य का देखिए, मनुष्य में पाचन तंत्र। मनुष्य में भोजन के पाचन हेतु विशेष अंग होते हैं जिसे आहार नाल कहते हैं। मनुष्य में भोजन के पाचन हेतु विशेष अंग होते हैं जिसे आहार नाल कहा जाता है, यानी वो ये पूरे आहार नाल का पार्ट है। मनुष्य का आहार नाल तथा उसे संबंध पाचक ग्रंथिया का फिगर देख लीजिए। इसमें क्या है, ये मुख है। जैसे ही आप मुख से कोई भोजन अंतर्ग्रहण करेंगे तो मुख से जाने के बाद यहाँ पे एक लाल ग्रंथि होता है जो लाल सलाइवा निकलता है, और सलाइवा मुख में ही भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। मुख से जैसे आइएगा ट्रैकिया होते हुए एक ग्रास नली होता है, और इसमें डायफ्राम ये सब देखेंगे यकृत होगा, प्लीहा होगा, आमाशय होगा। जैसे यहाँ पे आएगा तो फिर भोजन आमाशय में आता है, आमाशय में भी पाचन होता है, फिर बड़ी छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में आएगा और फिर रेक्टम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में पूरा आपको ढंग से पढ़ना होगा कि मनुष्य में भोजन का पाचन कैसे होता है। ठीक है, इस फिगर को आप ढंग से देख लीजिए, यह फिगर आपका काम का है और ये फिगर बनाने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको जब मनुष्य में पाचन तंत्र बोलेगा तो सचित्र वर्णन बोलता है, यानी बोलता है कि आप चित्र भी बनाएं। देखिए पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, आहार नाल, पाचक नहीं पाचक, पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, एक तो आहार नाल होगा, पाचक ग्रंथियां होगा, विभिन्न आपका पाचक ग्रंथि यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं जहां से कई एंजाइम्स बाहर निकलते हैं और आपके भोजन को पचाने में काम आते हैं। आप देखेंगे कि कितने सारे एंजाइम्स हैं जो हमारे भोजन को पचाते हैं। हम तो खाना खाना कितना इजी होता है, खाना हम कितना इजी वे में खा लेते हैं, जबकि उसका पाचन की व्यवस्था काफ़ी जटिल है।
और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र। यानी पाचन तंत्र में क्या आएगा, आहार नाल, पाचक ग्रंथियां और आपका पाचन तंत्र। देखिए आहार नाल, यह 8 से 10 मीटर लंबी रचना है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैलाई होती है। यानी आहार नाल में आप क्या देखें, ये मुख गुहा से यानी मुख से, यानी यहाँ से शुरू होकर, यानी यहाँ रेक्टम जो है मल द्वार, वहां तक की व्यवस्था को आहार नाल बोलते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, एक तो आहार नाल है, उसके बाद पाचक ग्रंथियां हैं और आपका पाचन तंत्र है। कुछ ऐसा अंग है वो भी तो आपका पाचन काम में भाग लेता है, इसलिए वो बोल रहा है कि पाचन तंत्र। आहार नाल इतना मीटर लंबी कुंडलित रचना है, यह मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। इसके विभिन्न भागों की संरचना तथा कार्य है। आहार नाल जो है मुख मुख द्वार से लेकर मल, मुख से लेकर मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक है। ठीक, ये 8 से 10 मीटर लंबी कुंडलित रचना है। तो आप 8 से 10 मीटर याद रखिएगा कि मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक 8 से 10 मीटर का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। के विभिन्न भाग और कार्य के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पहला क्या होगा, मुख। अब देखिए ये जो फिगर आपने देखा था, तो आपने फिगर देखा था ये वाला, तो यहाँ फिगर में क्या था, मुख था, रास नली था, यकृत प्लीहा, ये सब पाचन तंत्र का ही पित्त की थैली, छोटी आंत, अपेंडिक्स, कोलन, अग्नाशय, आमाशय, प्लीहा, ग्रास नली। तो ये आप चीज ट्रैक किया, आपका श्वसन तंत्र का भाग है, लेकिन यहाँ पे यूज होता है, थोड़ा सा आप उसके बारे में देख, इस सभी के बारे में आप एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए तो पहला क्या है, मुख गुहा। पहला क्या है, मुख, और दूसरा है मुख गुहा। मुख क्या है, माउथ जिसको बोलेंगे, माउथ। यह मुलायम एवं चलनशील ओठों से घिरा होता है, जो जबड़ों के बीच खुलता है, जिसे मुख गुहा कहते हैं। ये मुख क्या है, तो यह मुलायम और चलनशील ओठ से घिरा होता है। मुलायम और चलनशील ओठ, ओठ जो होता है चलनशील, जो जबड़ों के बीच खुलता है, जिसे मुख गुहा कहते हैं। अब देखिए मुख गुहा, बकल कैविटी, यह गाल एवं ओठों द्वारा घिरी एक गुहा होती है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। नहीं, आहार नाल जो है उसके बारे में जो पढ़ रहे हैं, उसका पहला भाग कौन है, मुख गुहा ही पहला भाग है, जिसमें दांत, जीभ, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो आपको ये याद रखना है, मुख गुहा, मुख एक तो मुख हुआ, उसके बाद मुख गुहा, बकल कैविटी, बकल कैविटी आहार नाल का पहला भाग। तो आपसे कभी पूछ सकता है कि आहार नाल का पहला भाग कौन है, तो ऑप्शन में मुख भी रहेगा, मुख भी गुहा, मुख गुहा रहेगा, तो आप मुख गुहा को मारिएगा, ठीक, क्योंकि आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा है, जिसमें दांत, जीभ तथा 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां, लाल यानी सलाइवा, लाल ग्रंथियां पाई जाती है। आपको दांत के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, जीभ के बारे में, और 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां हैं। देखिए दांत यानी तीस जो पढ़ना है, मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले, ऊपरी तथा निचले जबड़े पर मजबूत दांत व्यवस्थित रहते हैं। उसके एक जबड़े में 16 दांत तथा कुल 32 दांत होते हैं। यह भोजन को काटने तथा चबाने में मदद करता है। आपने क्या पढ़ा कि दांत जो है, दांत आपका मुख गुहा के ऊपरी और निचले जबड़ों में मजबूत दांत व्यवस्थित है। देख रहे हैं तीत, यानी ये वाला ऊपर जबड़ा है, ये वाला क्या है आपका ऊपर का जबड़ा है, और ये वाला आपका नीचे का जबड़ा है, बीच में जीभ भी है। यही मुख गुहा का पढ़ रहे थे, यही बकल कैविटी है, जिसमें दांत भी है, जीभ भी है, और लाल ग्रंथियां भी है। तो आप दांत के बारे में पढ़ रहे हैं कि ऊपरी जबड़े में 16 और नीचे जबड़े में 16, यानी कुल 32 दांत होते हैं, जबकि दांत का काम क्या होता है, काटने और चबाने में। ठीक है, जब दांत के बारे में पढ़ेंगे तो यहीं देखिए दांत में क्या होता है, इंसीजर काटने वाला कैनिन, प्रीमोलर और मोलर होता है, क्राउन, नेक, रूट, यानी सबसे जो दांत का ऊपर वाला भाग होता है, जो दांत का ऊपर वाला भाग होगा, जैसे ये, तो वो आपका क्राउन कहलाएगा, और उसके बीच का नेक, और सबसे नीचे वाला का रूट यानी जड़ जिसको। ठीक है, इसी में देखिए एक चीज और देख लीजिए, आपको ऐसे आगे हम बताएंगे कि देखिए जो आगे का 4 दांत है,
तो आई से डोनेट यानी इंसीजर बोलते हैं। उसके बीच बाद वाले को कैनिन बोलते हैं, यानी काटने वाला होता है, ये प्री मोलर बोलते हैं। और इसको लास्ट के तीन को मोलर बोलते हैं। देखिए जबड़े के प्रत्येक ओर, जबड़ा जो है मानिए ये एक जबड़ा है, नीचे का जबड़ा है, तो जबड़ा के प्रत्येक ओर दो कृंतक, यहाँ पे जबड़ा के प्रत्येक ओर, देखिए जबड़ा है इसके प्रत्येक ओर दो दो कृंतक होगा जिसको इंसिजर बोलते हैं। एक रदनक होगा, एक रदनक होगा, एक रदनक होगा आपका, एक रदनक होगा, और दो क्या होगा, अग्रचवर्णक होता है। दो अग्रचवर्णक होता है और तीन चवर्णक होता है। क्या देखे, तीन दो पांच दो सात एक आठ, नहीं आठ इधर हुआ तो आपका आठ भी इधर होगा, चार छः सात, दो चार छः सात आठ। आप क्या देखें कि आठ इधर है और आठ इधर है, यानी 16 नीचे और 16 ऊपर, कुल 32 दांत हुआ। यानी वही बोल रहा है कि जबड़े के प्रत्येक ओर आपका दो कृंतक सीजर बोलते हैं, दो रदनक यानी कैनिन, और अग्रचवर्णक प्री मोलर और चवर्णक मोलर को बोलते हैं। तो यही दांत को आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी आपको ये वाला पूछ देगा कि सीजर यानी क्या कितना होता है, कैनिन यानी रदनक कितना होता है, प्री मोलर और मोलर कितना होता है। तो ये होता है 1, इंसीजर नीचे में एक साइड में दो होता है, दो, एक, दो और तीन, 21 23 आप याद रख लेंगे, दो एक दो तीन। अब दो एक दो तीन लिख लेंगे, या अगर याद रखते हैं तो आपको पता चल जाएगा इंसीजर यानी कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। ऐसे तो आपको याद रहता है चवर्णक का, चवर्णक की आपका हमेशा याद रहता है कि चवर्णक आपको कैसे याद रहता है, क्योंकि आप बोलते हैं हमेशा चौ, चौ वाला दांत, नहीं चवर्णक होता है उसके आगे सबसे लास्ट वाला चवर्णक, क्योंकि चौ का दांत बोलते हैं, उसके आगे का अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक, उसके आगे का रदनक, और सबसे आगे कृंतक, यानी सबसे आगे वाला काटने का काम करता है इसलिए कृंतक है, उसके बगल वाला चीरने का काम नहीं करता है तो रदनक है, उसके पीछे अग्र चवर्णक और सबसे नीचे चवर, सबसे पीछे चवर्णक। तो आप हमेशा याद रखिएगा, आपको याद रहेगा सबसे पीछे वाले को चौवर्णक, चौ का दांत बोलते हैं, तो सबसे पीछे चवर्णक, उसके आगे का है इसलिए अग्र चवर्णक, के बाद रदनक, सबसे आगे काटने के लिए होता है जो अब उसे कृंतक बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं। सीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। तो एक साइड नीचे, एक जबड़े के एक साइड में दो गो कृंतक होता है, एक रदनक होता है, एक अग्रचवर्णक, दो अग्रचवर्णक और तीन आपका चवर्णक होता है। तो तीन दो छः, एक सात, दो तीन, दो पाँच, एक छः, दो आठ, यानी एक साइड आठ, दूसरे साइड आठ, 16, यानी नीचे के जबड़ा में 16, उसी तरह ऊपर के जबड़ा में 16, यानी 32 दांत। ठीक है। अब दांत का क्रॉस सेक्शन देख लीजिए कि कैसे होता है। जो दांत के सबसे उजला वाला भाग रहता है उसको बोलते हैं इनेमल, इनामेल, इनामेल या इनामेल बोलते हैं। उसके पीछे का डेंटिन बोलते हैं, उसके नीचे का पल्प बोलते हैं, गम बोलते हैं, रूट कैनल, बोन और सीमेंटम। ठीक, तो आपको मेनली ऊपर वाला से दो ये इनामेल का याद रखिएगा। इनामेल क्या होता है, ये सबसे कड़ा होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे कड़ा पदार्थ यही होता है, दांत के ऊपर वाला इनामल, जो आसानी से नहीं टूटता है। टाइप्स ऑफ टीथ वही इंसीजर, कैनिन, और देखिए अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, इंसीजर क्या है। इंसीजर में देखना सिंपल है ऐसे, यानी ये इंसीजर क्रीम तक काटने के लिए होता है, जैसे कैनिन में देखिए ज्यादा नुकीला होता है। ठीक है, ज्यादा नुकीला होगा यहाँ पे, ये देखिए सिंपल ऐसा काटने वाला होता है, ये नुकीला होता है। और मोलर जो होता है आपका चवन्नक बड़ा होता है, यानी चबाने के लिए ऐसा जगह होता है। ये चीज आप ध्यान रखिए। देखिए अब मनुष्यों के दांत के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज रखिए कि मनुष्य के दांत दो बार निकलते हैं। ये फैक्ट है जो आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। मनुष्य के दांत दो बार निकलते हैं। शैशव अवस्था में 20 दांत निकलते हैं, जिसे दूध के दांत या मिल्की टूथ बोलते हैं।
2 बार मनुष्य में क्या 2 बार दांत निकले, एक दूध का दांत बोलते हैं और एक नॉर्मल दांत। तो शैशव अवस्था में 20 दांत निकलते, वहां 32 दांत नहीं निकलते। ठीक है, 20 दांत निकलते जिसे मिल्की टूथ यानी दूध के दांत कहते हैं। वयस्क अवस्था में 32 दांत होते हैं। पॉइंट ये याद रखिएगा। मसूरे में धंसा दांत के भाग को जड़ कहा जाता है, ऊपर निकला भाग को सिर या शिखर कहा जाता है तथा बीच के भाग को ग्रीवा या गर्दन कहा जाता है। यही वाला तो हम आपको बोल रहे थे। सबसे फंसा हुआ भाग को क्या बोला जाता है? रूट। जबड़ा में जो मसूरा में जो फंसा हुआ है वो रूट, उसके सबसे ऊपर वाले को क्राउन जिसको शिखर बोलते हैं और बीच वाले को नेक यानी गर्दन बोलते हैं। जो मसूरा में सबसे धंसा हुआ है उसको रूट, सबसे ऊपर वाले को क्राउन या शिखर, बीच वाले को नेक बोलते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए पॉइंट, डेंटाइन या दंतास्थि द्वारा दांत का अधिकांश भाग का निर्माण होता है। डेंटाइन देखिए, डेंटाइन भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि डेंटाइन, यहाँ देखिए यहाँ डेंटाइन है, यानी ये वाला भाग ही आपका डेंटाइन सबसे ज्यादा भाग होता है। देख रहे हैं कि ये वाला उजला भाग थोड़ा सा ही है, डेंटाइन पीला वाला भाग कितना भरा है, यहाँ से लेकर नीचे अंदर भी है। डेंटाइन जो है वही सबसे बड़ा भाग होता है आपका दांत का। वही बोल रहा है कि डेंटाइन डेंटाइन या दंतास्थि द्वारा दांत का अधिकांश भाग का निर्माण होता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दांत का अधिकांश भाग का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन में रहेगा इनामेल, डेंटाइन, क्राउन, रूट, कुछ करके ए वाला ऑप्शन में रहेगा आपका रहेगा इनामल, डेंटाइन, पल्म और गम। आपको बोन भी रहेगा, लेकिन आपको डेंटाइन बनाना है। देख रहे हैं पीला वाला भाग जो है वो डेंटाइन है, तो पीला वाला भाग ही सबसे अधिक है। आपको नहीं दिख रहा है तो हम आपको बता दे रहे हैं। अब दिख रहा होगा आपको, देखिए क्या है। अब देखिए, ये जो क्रॉस सेक्शन था, ई वाला सबसे ऊपर वाला भाग तो क्या था? इनामल था, ये इनामल था। के बाद ये डेंटाइन है, पीला वाला भाग है। तो देख रहे हैं पीला वाला कितना दूर में है, ये सब पीला डेंटाइन है। यही इसलिए बोल रहा है कि दांत का अधिकांश भाग किससे बना हुआ है? डेंटाइन से बना हुआ है। दांत का अधिकांश भाग किससे बना हुआ है? डेंटाइन से बना हुआ है। तो डेंटाइन का ये याद रखिएगा, इनामेल, इनामेल डेंटाइन के ऊपरी सफेद चमकीली परत होती है। यह मानव शरीर के सबसे कठोर भाग या पदार्थ है। ये आपको हम बता रहे थे, इनामेल जो है डेंटाइन के ऊपरी वाला भाग होता है जो हम ज्यादा चमकीला होता है और मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। तो ये सबसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए सभी पॉइंट को पॉइंट वाइज जो बुलेट पॉइंट में दिया हुआ है उसको आप ध्यान में रखेंगे। उसके दांत कितने? 2 बार होते हैं। शैशवावस्था में भी 20 दांत होते हैं जिसके दूध के दांत बोलते हैं। मसूरा में धंसा दांत के भाग को जड़ बोलते हैं, बीच वाले को गर्दन और ऊपर वाले को शिखर बोलते हैं। डेंटाइन या दंतास्थि आप ध्यान रखेंगे, हिंदी में भी दे देगा, डेंटाइन नहीं लिखे तो आपको लिखेगा दंतास्थि। दंतास्थि द्वारा दांत का अधिकांश भाग का निर्माण होता है। इनामल डेंटाइन के ऊपर सफेद चमकीले भाग होता है जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, कठोर पदार्थ होता है। अब देखिए दंत अस्थि क्षय, डेंटल कैरीज, यानी जो दांतों का खराब होना है, ये क्या होता है? ये आपको भी सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। भोजन में उपस्थित ग्लूकोज को बैक्टीरिया या किण्वन प्रक्रिया द्वारा अम्ल में परिवर्तित करता है। यह अम्ल दांत की बाहरी कड़ी परत इनामल पर क्रिया कर नरम बना देता है तथा धीरे धीरे उस स्थान पर छिद्र बन जाता है जिसे दांत अस्थिक्षय कहते हैं। हम आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाए थे कि वहाँ भी दांत, वहाँ जब अम्ल पढ़ा रहे थे हम, अम्ल एसिड पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अम्लों का दैनिक जीवन में प्रभाव, अम्लों का दैनिक जीवन में प्रभाव पड़ा था हमने। वहाँ पे हमने पढ़ा था दंती क्षय, दंत क्षय। वहाँ पे हमने क्या बोला था कि शर्करा युक्त भोजन जब हम करते हैं तो वह शर्करा युक्त भोजन जाकर हमारे मुंह में बैक्टीरिया उस पर रिएक्शन करता है और अम्ल का निर्माण करता है। जब अम्ल वो 5.5 पीएच का मान उसका 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे
हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमने बोला था कि नीम के नीम के दातुन का उपयोग किया जाता है क्योंकि उसमें बेस रहता है। और इसीलिए हमने मतलब टूथपेस्ट से हम ब्रश करते हैं क्योंकि जो अम्ल बना हुआ है उसको उदासीकरण कर दे भस्म जाकर। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे दंती छह यहाँ भी है, कहीं बोल रहा है कि ग्लूकोज को जब बैक्टीरिया किण्वन प्रक्रिया द्वारा अम्ल में परिवर्तित करता है तो यह अम्ल दांत की बाहरी परत को नरम बना देता है तथा धीरे धीरे दांत पे छिद्र बन जाता है जिसे दंत अतिशय कहते हैं। देखिए कि दंत अतिशय कैसे कैविटीज कैसे होता है। तो जैसे ही आपका ये इनामेल है दांत का ऊपरी परत, ये डेंटाइन है जो पीला वाला भाग, यहाँ भी देखिए सबसे बड़ा भाग ये डेंटाइन होता है। और ये पल्प होता है बीच वाला, गम्स होता है, और जावा बोन होता है, रूट कैविटी है। क्या होता है जब अम्ल अधिक हो जाता है, मुंह में बना हुआ अम्ल जब अधिक होने लगता है तो वो हमारे ऊपर वाले इनामेल होता है उसको खराब करने लगता है, उसको नरम बना देता है और खराब होने लगता है, जिसे कैविटीज कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा दंत अस्थिक्षय क्या होता है। अब देखिए जीभ, अब आपने पढ़ लिया दांत के बारे में, अब आपको पढ़ना है जीभ के बारे में। टोंग, मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मोटी और मांसल रचना होती है जिसे जीभ। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर यानी होते हैं जिसे स्वाद कलियां यानी टेस्ट बड कहा जाता है। इन्हीं स्वाद कलियों द्वारा व्यक्ति को भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, कड़वा, खट्टा आदि का ज्ञान होता है। जीभ अपनी गति द्वारा खाद्य पदार्थों को निगलने में मदद करता है। जीभ क्या है, एक मांसल रचना है जो मुख गुहा के पर्श में, मुंह के फर्श पे रहता है जिससे जीभ का। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसे स्वाद कलियां टेस्ट बर्ड्स। इन्हीं स्वाद कलियों द्वारा व्यक्ति स्वादों जैसे कड़वा, खट्टा और का बारे में पता चलता है। यानी जो भी आप खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उसका क्या टेस्ट है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है, ये सब जीभ पे बर्ड्स रहते हैं, टेस्ट बर्ड्स रहते हैं, कलिया रहता है, उन्हीं द्वारा पता चलता है। आपको हम अगर फिगर में बता तो आपको, और जीभ एक और काम करता है कि खाद्य पदार्थ को निगलने में मदद करता है। देखिए ये जीभ के बारे में देखिए, ये आपका जीभ के बारे में देखिए कि ये जीभ है, यही मांसल रचना, मोटी और मांसल है, जिसपे देख रहे हैं कि बर्ड्स है, देख रहे हैं छोटा छोटा बर्ड्स है, आपको नहीं दिख रहा होगा, छोटा छोटा बर्ड्स है जिससे ही हमें स्वाद के बारे में जानकारी होता है। यहाँ देखिए क्रॉस में देखेंगे तो ये वाला देखिए, ये वाला पोर्शन जीभ है आपका। ठीक है, ये वाला जीभ। अब देखिए टेस्ट बर्ड, जो अभी बताया था कि जीभ पे कई बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स जो स्वाद कलियां होता है, उसी स्वाद कलियों के कारण हमें मीठा खट्टा सब पता चलता है। ये देखिए जीभ है, तो जीभ का किस पोर्शन से आपको कौन सा टेस्ट का पता चलता है ये आपको पता होगा। देखिए जीभ का जो सबसे आगे वाला पोर्शन है यानी ये वाला पोर्शन, उससे आपको मीठा स्वीट मीठा खाते हैं तो यहाँ से आपको मीठा के बारे में पता। अगर कोई नमकीन चीज़ है तो ये वाला पोर्शन यहाँ, और यहाँ से नमकीन वाला पता चलता है। और जब आपका कोई खट्टा है आपको ये वाला पोर्शन और ये वाला खट्टा के बारे में बताता है, और सबसे पीछे वाला बताता है आपको बीटर यानी करवा के बारे में। ये सबसे ज़्यादा ये क्या बताता है, ये याद रखेंगे, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीभ के किस भाग से कौन सा स्वाद पता चलता है। ये देखिए क्या है, करवा के बारे में पता चलता है, और यहाँ यहाँ नमकीन मिर्च। आपने क्या देखा कि जीभ का सबसे बाहर आगे वाला भाग है, सबसे जीभ का सबसे जो बाहरी भाग है ये वाला भाग, यहाँ पे आपको क्या दिखा, ये सब टेस्ट मीठा का पता चलाता है। मीठा के जस्ट बगल वाला दोनों उसके पीछे वाला में खट्टा और सबसे पीछे का कड़वा हमें बताता है। तो आपको ये याद रखिएगा। ऐसे भी आपको देखिए कभी आप फील कीजिएगा
आप देखते होंगे कि मीठा लोगों को क्यों लोकप्रिय मतलब ज़्यादा प्रिय लगता है। अब बच्चा मीठा खाना क्यों जाता है? क्योंकि मीठा का जो टेस्ट होता है ना बहुत जल्दी मिलता है। जैसे ही आप मीठा सामान जैसे ही जीभ पे डालें, मुँह के अंदर डालें, तो जीभ का सबसे बाहरी भाग ही हमको मीठा का टेस्ट देता है। तो मीठा का टेस्ट तुरंत पता चलता है, तुरंत पता चलता है, वो तुरंत अच्छा लग जाता है। इसलिए लोग आपको मीठा खाना पसंद कर ज़्यादा खाया जाता है। का टेस्ट के बारे में तुरंत पता चलता है। जैसे ही जीभ पे गया और आपको जैसे ही जीभ के पहला भाग में ही पहुँचा, वहाँ पे हमको देखते हैं कड़वा का टेस्ट सबसे बाद में चलता है। जब यहाँ से होके गुजर के वहाँ जाएगा, तब हमें कड़वा होने का बारे में, नमकीन बगल में और खट्टा बीच में। अब देखिए लाल ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में आपको बताए थे। मुंह गुहा में क्या होता है? दांत होता है, जीभ होता है, लाल ग्रंथिया होता है जिसको ग्लैंड बोलते हैं। हमें 3 जोड़ी लाल लाड़ ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन सा है? एक तो पैरोटिड ग्रंथि, ग्लैंड दोनों कानों के नीचे। सब मैंडुबुलर ग्रंथि, सब मैंडुबुलर ग्रंथि जबड़े के मध्य में। और सबलिंगुअल ग्लैंड जिह्वा के दोनों। देखिए आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा हमें नहीं लगता है कि पूछा जाएगा, सिर्फ पोजीशन आपको बारे में जानना। लाड़ ग्रंथियां है मनुष्य की, लाड़ ग्रंथियां पाई जाती जो एक क्या होता है दोनों कानों के नीचे, यानी बाहर नहीं अंदर के कानों के नीचे, वो बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथि। सब मैंडिबुलर ग्रंथि कहाँ होता है? जबड़े के मध्य में। और सबलिंगुअल ग्रंथि कहाँ के दोनों। बस एक पोजीशन आपको याद रखना है, ये वाला पोजीशन आप याद रखना। दोनों कानों के नीचे कौन होता है? सब मैंडिबुलर ग्रंथि, सब लिंगुअल ग्रंथि। कम से कम दोनों कान तो नहीं, ये वाला जरूरी है। जिह्वा के दोनों ओर क्या होता है? सबलिंगुअल ग्लैंड होगा। और आपका जबड़े के मध्य में क्या होगा? तो सब मैंडुलर ग्रंथि होगा। और दोनों कानों के नीचे कौन सा होगा? तो पैरोटिड ग्लैंड होगा। देखिए नोट क्या है, नोट थोड़ा सा देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट होता है आपको ऑब्जेक्टिव के रखते हुए। मनुष्य के लाड़ में लगभग 99%, काफी इंपॉर्टेंट है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मनुष्य के लाड़ में जल की मात्रा होता है, दे देगा 10%, 20% होगा। 99% मनुष्य के लाड़ में क्या होता है? 1% मात्र होता है। कभी ये पूछ लेगा टाइम की मात्रा कितना है? 0%, 1%, 10%, 15%, लगेगा 1%, यार बहुत कम है, बहुत कम। तार में दो मुख्य एंजाइम्स टाइलिन एवं लाइसोजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसिन। प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर साबित होता है। लगभग में वो तीनों फैक्ट याद रखना होगा आपको ऑब्जेक्टिव। तार में लगभग जल, तार में दो मुख्य एंजाइम टाइलिन और पाए जाते हैं। प्रतिदिन लगभग 1 साबित होता है। अब देखिए, एक में आपने क्या पढ़ा था? मुख, दूसरा में मुख गुहा, तीसरा में ग्रसनी जिसको फायरिक्स बोलते हैं। ग्रसनी पर, ग्रसनी आप पर एक बता दे रहे हैं पर, ताकि एक तो देखिए आपने पढ़ लिया मुख पढ़ा, और इसके अंदर मुख का मुख गुहा पढ़ा। आपने लाल ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया, और एक ग्रास नली है और ग्रसनी भी है, तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग, गुहा का पिछला भाग ग्रसनी आता है। दो छिद्र होते क्या होते हैं? मुख गुहा का पिछला भाग, यानी जैसे ही मुख गुहा है, इसके पीछे का जस्ट पीछे का भाग, यानी अंदर के पीछे का भाग, वो ग्रसनी का। दो छिद्र होते हैं, एक निगल द्वार और एक कंठ द्वार, वो गुलेट और लाइट ओटिस। यह ग्रास नली में है और ये श्वास नली। देखिए इस पर बता कि जैसे आपको कभी ध्यान में मन में आया होगा कि हम इसी मुख से खाना खाते हैं और इसी गर्दन से होके जाना रहता है।
है। और नाक द्वारा हम सांस लेते हैं, वो भी सांस कहाँ होता है, इसी गर्दन से है। तो क्या कभी हम खाना खाते हैं तो खाना पेट में जाता है, जबकि श्वास जो लेते हैं कहाँ, फेफड़ा में जाता है। क्या ये दोनों मिक्स नहीं होता है? क्या सांस जो लेते हैं वो कभी पेट में नहीं चल जाता है, या जो खाना खाते हैं क्या कभी वो फेफड़ा साइड में नहीं चल जाता है? नहीं, ऐसा है। इसीलिए व्यवस्था है दो छिद्र, एक निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार। यह ग्रासनली में खुलता है और यह श्वासनली। देखिए कार्य क्या है, यह भोजन को आमाशय तक पहुंचाता है। जो ग्रसनी है ये क्या होता है, ग्रास नली के कारण यह ग्रास नली से भोजन आमाशय यानी पेट में चल जाता है। कि कंठ द्वार द्वारा या श्वास नली यानी जो सांस लेते हैं वह श्वास नली के माध्यम से फेफड़ा में। यही यहाँ पे है, कंठ द्वार द्वारा श्वास नली जाएगा, और निकल द्वार द्वारा ग्रास नली। देखिए एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस देखिए क्या है, यह पट्टी जैसी रचना होती है, भोजन को श्वास नली जाने से है। ये व्यवस्था हम आपको, व्यवस्था एक, भोजन जाए तो वो श्वास नली में से रोकता है भोजन को, क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। आप याद रखिएगा कि श्वास नली में भोजन जाने से रोकता है, तो एपिग्लोटिस। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, निगल द्वार द्वारा भोजन जाता है और कंठ द्वार द्वारा श्वास नली को हवा जाता है, वायु जाती है। ये जरूर याद रखिएगा आप कि एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या है, ये ऐसी एक रचना, पट्टी जैसी रचना होती है जो भोजन को श्वास नली में जाने से श्वास नली में भोजन को श्वास नली में। अब देखिए ग्रास नली था, ग्रसनी और ये है ग्रास नली। तो बोलते हैं तो फेगस बोलते हैं, या ये माउथ हुआ, माउथ से जैसे ही आए ग्रसनी में गया, हुआ का पिछला वाला ग्रसनी कहलाता है, ग्रसनी नहीं ग्रास नली में, ये ग्रसनी। तो फेगस या तो फोगस बोलते हैं, ये साइलेंट, तो फोगस बोलते हैं ग्रास नली। ठीक है, और यही ग्रास नली से यह पतली पेशीय संतनशील यानी संतनशील लंबी नली है, निगल द्वार द्वारा, आपने क्या देखा था, निगल द्वार द्वारा, के द्वारा ग्रास नली है। आपको बता, निगल द्वार ग्रसनी में दो छिद्रों, एक होता है निगल द्वार, दूसरा कंठ द्वार। निगल निगल द्वार द्वारा, निगल द्वार ग्रास नली में है ही ग्रास, पतली पेशी और संतुलित नमी नली, भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। क्रमाकुंचन पेरिस्टलिस द्वारा भोजन आमाशय है, ग्रास नली में कोई पाचन क्रिया, ये आपका ग्रास नली या पाचन क्रिया होती ग्रास नली में, जबकि आप ये पढ़े होंगे कि भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से शुरू हो जाता है, मुख से ही पाचन क्रिया शुरू, मुख से। लेकिन आपका ग्रास नली में, इस वाले नली में, एसोफेगस में कोई पाचन की, मुंह में थोड़ा मोड़ा पचेगा, लेकिन पचेगा क्या, वो टाइलिन जो लार होता है वो पाचन की को शुरू कर देता है, और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे स्टमक में। तो ग्रास नली का कार्य क्या है, या भोजन को आशय तक पहुंच, सिर्फ इस भोजन है ग्रसनी से निगल द्वार द्वारा होकर वो हमारा स्टोमक है, तो ग्रास नली, ग्रास नली का क्या काम है, इसका भोजन को तक पहुंचा। देख रहे, ये आपका स्टोमक है, ये लार्ज इंटेस्टाइनल रेक्टम बाहर आता है व्यवस्था को।
बड़ी आंत, छोटी आंत और अब देखिए आमाशय, पांचवा है क्या, आमाशय। आमाशय का ये देखिए क्या है, फूड पाइप है, यानी रास नली। रास नली आप जो देखें बस, रास नली क्या है इसमें। अब ये स्टोमक है, अपर ओपनिंग है, अपर पार्ट्स है, काम इधर है, इसमें स्वच्छता। ठीक है, देखिए अमाशय यह लगभग 25 सेंटीमीटर तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह जी के आकार का होता है। तो फैक्ट को याद रखिएगा, ये जो है 25 सेंटीमीटर, ये जो है 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और आहार नाल का सबसे चौड़ा थैली होगा, थैली समान है, यहीं पे भोजन जाके सब थैली जमा होता है। भाग होता है, आकार क्या है, ये आकार है, कुछ जी आकार क्या है, जी आकार। अमाशय का आकार कैसा है, जी आकार का है, 25 लंबा होता है और आहार नाल से थैलीनुमा है। अमाशय के 3 प्रमुख भाग होते हैं, से जो होता है 3 प्रमुख। एक देखिए कौन, कार्डियक, अमाशय का अग्रभाग जिसमें दास नली, दास नली खुलती है। ये देखिए दास नली का अग्रभाग है, इसे बोलते हैं कार्डियक का अग्र। पुंडिक भाग, पुंडिक पार्ट ये मध्य है और पाइलोरिक भाग का भाग छोटी आंत है। भाग को आपको याद रखना, कार्डियक भाग का पुंडिक भाग और पाइलोरिक भाग, कार्डियक, पुंडिक और पाइलोरिक। ये कार्डियक भाग है, ये पुंडिक भाग है और ये पाइलोरिक भाग है। ठीक है, ये पाइलोरिक का होगा हुआ है, ये वाला बीच वाला पुंडिक भाग होता है, वाला कार्डियक है। ठीक है, ये तीनों आप याद रखिएगा। आपको अमाशय अगर सचित्र वर्णन सिर्फ अमाशय के बारे में करना तो इसको लिखना। अमाशय का क्या कार्य है, यह भोजन को एकत्रित करने, थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, थैली है, एकत्रित रखता है, फिर उसे तोड़कर उसका पाचन करता है। इस कार्य में जठर रस महत्वपूर्ण है। तो ये जठर रस का योगदान महत्वपूर्ण है। और देखिए जठर ग्रंथि, जठर रस जो होता है कहाँ से कैसे आता है और कैसे, जठर ग्रंथि यानी गास्ट्रिक है, में पाई जाती है, पाचन हेतु जठर रस का स्रावन होता है। जो जठर रस अभी आपका कि ये जठर, इस कार्य में जठर रस यानी में भोजन का पाचन होता है, उसमें जठर रस का योगदान महत्वपूर्ण है। ये जठर रस जो कहाँ से आता है, जठर ग्रंथि। ये जठर ग्रंथि है आशय में से भोजन का श्रावण होता है। जठर रस 3 प्रकार के होते हैं, जठर रस है 3 प्रकार के होते हैं, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, इसके द्वारा श्रावण यानी स्रावित होता है, जो अमाशय तथा जठर ग्रंथि एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रहता है। जठर रस जो है 3 प्रकार के होते हैं, म्यूकस कोशिका, ये जठर ग्रंथि है, जठर ग्रंथि पाए जाने वाली कोशिकाएं हैं, इसके द्वारा का श्रावण, इसके द्वार का श्रावण होता है, जो अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को एसियल अम्ल तथा पेप्सिन है। तब कि आपने पढ़ा है कि जैसे ही अमाशय में वहाँ पे एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ पे का निर्माण होता है, पाचन में महत्व। तो ऐसा तो है नहीं कि वो भोजन को सिर्फ पचाने में, हमारा शरीर जो आमाशय की दीवार है उसको भी नुकसान स्किल पहुंचा सकता है। तो उसको नुकसान पहुंचाने से है ये बचाता है। दूसरा है अम्ल, अम्लजन कोशिकाएं, इससे एल का स्राव होता है।
पेट में भोजन आता है तो ये स्राव होता है। कहाँ से होता है? अम्लजन कोशिकाएं या पैरेटल या ऑक्जेंटिक सेल से होता है। क्या होता है? पैरेटल या ऑक्जेंटिक सेल से आपका एचसीएल का स्राव होता है। तो ये आप याद रखिएगा, कहीं आपसे एचसीएल का स्राव कहाँ से होता है? तो अम्लजन कोशिका जो भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को नष्ट करता है तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन चलता है। पेप्सिन प्रोटीन को सरल पदार्थ परिवर्तित कर देता है। अम्लजन कोशिकाएं से ही एचसीएल का स्राव होता है। और एचसीएल का क्या काम है? भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया आए हैं बैक्टीरिया को नष्ट कर तथा निष्क्रिय पेप्सिन सक्रिय पेप्सिन एंजाइम जो निष्क्रिय में हो जाता है उसको ये करता है। ही पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को सरल पदार्थ पेप्सिन में परिवर्तित करता है। दूसरा है मुख्य या जाइमोजिन कोशिका या जाइमोजिन पेप्सिन और लाइपेज नामक लाइपेज यानी जठर ग्रंथियां तीन प्रकार के होते हैं और तीनों से तीन तरीके के पावन होते हैं। बस जो है अम्ल और एंजाइम से दीवार यानी अमाशय की दीवार और जठर ग्रंथियों को सुरक्षित कर जन कोशिकाएं क्या होता है इससे सेल का देखिए नामी है अम्लजन यानी जनता होगा यानी अम्ल को ये बनाता होगा तो एचसीएल से निकलता है। पेप्सिन को सक्रिय है उस और लाइपेज। नोट देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। जठर रस अम्लीय प्रकृति का होता है। क्या होता है? जठर रस जो का जठर रस से प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस का प्रतिदिन क्या रहता है? प्रतिदिन लार जो होता है 0.6 लीटर होता है। ये 3 लीटर बनता है। अल्सर आमाशय की दीवार में होने भाव है जल के अत्यधिक तथा म्यूकस के कम स्राव से आमाशय में जठर ग्रंथियां है। जठर ग्रंथि म्यूकस होता है जिसमें म्यूकस को है जो आमाशय की दीवार को और अम्ल सुरक्षित कर। लेकिन जब जब यहाँ से कस जो होगा एथिकल अम्ल से हमारे आमाशय की दीवार को सुरक्षित नहीं करता है नहीं कर पाए तो हमारे आमाशय में घाव होता है। हम अल्सर बोल रहा है अल्सर आमाशय दीवार में होने घाव है। अल्सर किस मनुष्य के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अल्सर आमाशय में होने का एक घाव है। एक जो एचसीएल के अत्यधिक तथा से कम एचसीएल तो बढ़ जाए लेकिन जो ये म्यूकस का काम है काइम देखिए चौथा पॉइंट देखिए काइम आमाशय में उपस्थित भोजन है पाइलोरिक छिद्र द्वारा छोटे आंत में पहुंचता है। यानी आमाशय में जो भोजन जाके रुकता है या वो होता है उसको क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। आप याद रखेंगे। ये एक तरह से एक और वर्ड आएगा जो आपको आगे बताएंगे। काइम CHYM काइम आमाशय में उपस्थित भोजन है। जो भोजन जाके आमाशय में रुका हुआ है पच रहा है उस भोजन को क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। पाइलोरिक छिद्र द्वारा है। पाइलोरिक आप अभी छिद्र पढ़े थे कि आपका छिद्र में क्या था? कार्डिक भाग, पुंडिक भाग और पाइलोरिक भाग। तो अब जब भोजन जो होगा पाइलोरिक भाग से छोटी आंत में आ जाता है। देखिए बड़ा भाग है जो छोटी खुलता है तो पाइलोरिक भाग से ही आपका भोजन की आंत में ठीक है। तो कायम उपस्थित पाइलोरिक क्षेत्र द्वारा छोटी आंत में पहुंच। अब छोटी आंत के बारे में छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लंबा 2.5 सेंटीमीटर की बेलनाकार यानी बेलनाकार रचना है। बेलनाकार का आकार आहार नाल का सबसे भाग क्या देखें की आती है। यह 6 मीटर लंबी तथा 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है।
जो आहार नाल का सबसे लंबा भाग, लंबाई के दृष्टिकोण से सबसे लंबा भाग है, सबसे लंबा भाग है। पाचन तंत्र के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। जो हम ग्रहण करते हैं तो पाचन की क्रिया इस भाग छोटी आंत तक आते आते पूर्ण होने लगती है। अलग अलग जंतुओं में लंबाई अलग अलग होती है, पाचन के पर निर्भर करती है। शाकाहारी जंतुओं में अधिक, जंतुओं में कम होती है। देखिए, शाकाहारी जंतुओं की आंत की लंबाई इसलिए ज़्यादा बड़ा होता है, लंबाई अधिक होता है, क्योंकि उन्हें सेलुलोज का पाचन कर, तो शाकाहारी जंतु जो हैं वो घास खाते हैं, घास पेड़ पौधे खाते हैं, जिसमें सेलुलोज पाया जाता है, और सेलुलोज पचाने के लिए अधिक समय लगता है, इसलिए इनकी छोटी आंत है अधिक बड़ा होता है। छोटी आंत अगर अधिक बड़ा होगा तो उसके पास अधिक समय मिलेगा उस भोजन को पचाने के लिए। मान के चलिए कि अगर मान के लिए छोटी आंत है, आता है, यहाँ पे भोजन है, भोजन यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पे भोजन आया, अगर छोटी आंत यहाँ पे हो गया तो इतना ही दूर में पचने का टाइम है। कि मान के चलिए किसी का छोटी आंत आपका ऐसा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, और यहाँ पे भोजन चला, तो भोजन चला चला, भोजन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसको समय ज़्यादा मिलेगा भोजन पचाने के लिए। नहीं बोल रहा है, इससे शाकाहारी जो जंतु हैं उनका छोटी आंत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि सेलुलोज का पाचन करता है, यानी वो घास और आंत शाकाहारी बड़ा होता है, क्योंकि उनको सेलुलोज का पाचन करता है, और सेलुलोज के पाचन में अधिक समय। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन देख लीजिए, ये देखिए, ये लीवर है, जैसे ये स्टोमक है, ये जैसे स्टोमक है, आमाशय, आमाशय के पाइलोरिक भाग है, पाइलोरिक भाग से आपका भोजन किस में आ जाता है, डेओडेनम के तहत आते हुए आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। ठीक है, कि आप क्या देख रहे हैं कि जैसे ही भोजन जो हमारा आमाशय में था, तो आमाशय के सबसे पिछला भाग पाइलोरिक भाग, पाइलोरिक भाग ये वाला, पाइलोरिक भाग से होते हुए हमारा ड्यूडेनम होते हुए हमारा छोटी है, छोटी आंत में आ जाता है। और छोटी आंत में दो स्ट्रक्चर है, जिसे ड्यूडेनम और इलम। अरे स्मॉल इंटेस्टाइन भी देखिए, ये लीवर हो गया, ये वाला पार्ट लीवर हो गया, स्टोमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल। क्या देख रहे हैं, पाइलोरिक भाग से ये भोजन। और देखिए छोटी आंत तीन भागों में बटा होता है। छोटी आंत जैसे आपने देखा था अमाशय से भी क्या होता है, उसमें भाग होता है, कार्डिक भाग, कार्डिक भाग और पाइलोरिक तरह छोटे तीन भाग। एक तो होता है ग्रहणी, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम या आमाशय, पाइलोरिक भाग बाद शुरू होता है। नहीं, आमाशय से भोजन पाइलोरिक भाग से होते हुए छोटी आंत में आता है, पाइलोरिक भाग जहाँ समाप्त हो रहा है वहीं से ड्यूडेनम ठीक बात, ये शुरू है। मान के चलिए अमाशय है, ये आपका पाइलोरिक भाग है, और यहाँ पे समाप्त हो जा रहा है पाइलोरिक भाग, तो यहाँ से जो भाग शुरू होगा वो ड्यूडेनम है, और ये आपका आके होगा आपको छोटी आंत। नहीं बोल रहा है ये अमाशय भाग, ठीक बात, या प्रायः सी के को याद रखना होगा, ये सी आकार, आमाशय कैसे होते हैं, जे आकार का है, सी आकार का, यानी एक छिद्र द्वार नलिका खुलती है, जो अग्नाशयी तथा कोशिकाओं से भी को देखिए, तो आपको नहीं दिखा रहा है आगे वाला हम फोटो में, जैसे ही छोटी आते हैं यहाँ पे ये अग्नाशय वाला ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, दूसरा देखिए, एक तो ड्यूडेनम हो गया, उसके बाद जेजुनम है, यह छोटी आंत का मध्य भाग होता है। ये तीन भाग था, सबसे पहला वाला भाग कार्डिक भाग था, बीच वाला फुंडिक, और सबसे लास्ट वाला पाइलोरिक भाग था।
आंत में भी भाग होता है। सबसे ऊपर वाले को ड्यूोडेनम बोलते हैं, बीच वाले को जेजुनम, को इलियम। जेजुनम आंत का मतलब है। इलियम क्या है? यह छोटी आंत का अंत का सबसे लंबा भाग है। तो छोटी आंत सबसे लंबा होता है, होने के बावजूद भी इसमें छोटी आंत में 3 भाग और 3 भाग में सबसे बड़ा भाग जो बड़ी आंत के टुक सीकम, सीकम इसको बोलते हैं, सीकम, सीकम, सीकम में खुलता है, जिसे उंडुक बोलते हैं। आप उंडुक हिंदी में याद रखेंगे, सीकम होता है। तो लंबा भाग है जो बड़ी आंत के उंडुक में खुलता है। यह भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है, नहीं भोजन से पाचन समाप्त होता है तथा पचे हुए भोजन का क्या देखें कि आमाशय में बोला कि भोजन का पाचन पूर्ण होता है, मतलब लगभग लगभग समाप्त होता है। लेकिन छोटी आंत में आते भोजन पूर्ण पाचन हो जाता है और यहाँ शुरू हो जाता है। तो छोटी आंत के किस भाग से भोजन का अवशोषण होता है? आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो इलियम भाग होता है। छोटी आंत के इलियम से ही है। और भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त कहाँ होता है? इलियम। आंत के इलियम जो होता है वो वहां से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। छोटी आंत में पाचन पीत, नासई रस तथा आंत रस जो क्रमशः है तथा आंत ग्रंथियों से स्राव है। आंत में भोजन का जो पाचन होता है, पाचन कहाँ से होगा? तो मदद कौन करता है? पीत, नासई रस तथा आंत रस जो क्रमशः यकृत, यानी यकृत से पीत आता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस आएगा, आंत ग्रंथियों से कार्य देखिए, का कार्य क्या है? छोटी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि पूर्ण रूप से पाचन होता है। आदि छोटी आंत में आपने क्या देखा था? यहाँ पे भोजन का पाचन हो जाता है और यहीं से अवशोषण होता है। कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट बस यही मुख्य अवयव होते हैं, का यहाँ पे पूर्ण पाचन होता है। जब पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई, याद रखिएगा, इलियम तो वहाँ था, इलियम के एक और जगह का नाम विलाई, यानी इलियम के विलाई अवशोषण कर उन्हें रुधिर और लसिका का मुख्य भोजन का पाचन कर लेना और इलियम के बीच अवशोषण शुरू। अब देखिए, आपने क्या देखा था कि छोटे के पाचन में कौन कौन मदद करता है? हित जो हित प्रोवाइड करता है, रस रस देता है, आंत ग्रंथि। देखिए यकृत यानी लीवर, लीवर हमें कैसे पाचन में, जब मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग का सबसे बड़ा अंग जो उदर के ऊपरी दाहिने भाग, उदर के ऊपरी, देखिए उदर यानी पेट के ऊपर और दाहिने भाग, ऊपर और दाहिने, पेट के ऊपर है और दाहिने भाग। देखिए आप इधर से देखेंगे, आप सामने से तो कहेंगे कि दाहिना भाग इधर है और बायां भाग इधर है, दाएं भाग कैसे हो गया? मित्रों, दायां भाग आप अपने तरीके से देख रहे हैं, लेकिन इसके पोजीशन में हम हैं, यानी ये बंदा ऐसे खड़ा है, इसका दायां भाग ए हुआ ना, बायां भाग इधर हुआ ना। हम ऐसे देखेंगे तो मेरा दायां ए हुआ, ये दायां हुआ, लेकिन इसका दायां तो ये हुआ, तो इसके रेस्पेक्टिव में ये दायां भाग हुआ। तो वहीं बोल रहा है कि दायां भाग में लीवर होता है। लीवर कहाँ होता है? तो दायां भाग में, यानी लीवर है इस साइड में। तो आप ये देख लीजिए, इसके रेस्पेक्टिव में ये दायां में है, इसलिए दायां में है। लीवर जो होता है आपका शरीर के दाएं भाग में होता है। यकृत कोशिकाएं पीत का स्राव करती है जो भोजन पाचन में आवश्यक। यकृत यकृत में भी कई सेल, यकृत कोशिकाएं मदद करता है। जैसे देखिए आपका
पर यकृत है, फिर ये गॉल ब्लैडर है, यहीं से पित्त आपका कॉमन बाइल डक्ट क्या है, पित्त आपका जो यकृत है, यकृत में कई कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं से ही पित्त का स्रावन होता है। तो पित्त जहाँ से स्रावन होता है उसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। ये जो गॉल ब्लैडर है, देखिए पित्त, पित्त के बारे में पढ़िए क्या है। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। तो आप याद रखिएगा क्वेश्चन, पित्त क्या है, गाढ़ा एवं हरा रंग। पित्त का रंग कैसे होता है, हरा रंग। आप देखे होंगे कि किसी जब जंतु कटा हुआ होगा या बकरी या हरा नेचर, वो पित्त जो होता है बाइल गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। ये बेस होता है, भस्म क्षारीय द्रव होता है, जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, जिसमें एंजाइम नहीं होता है। ये निम्नलिखित दो कार्य है, बाइल क्या है, पित्त क्या है, गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय पदार्थ है, जिसमें कोई एंजाइम पूछ ले कि समझ में आता है कि पित्त क्या है। पित्त हमारे भोजन को पाचन कर मदद करता है। तो नहीं सोचिए कि एंजाइम में देता है, कोई एंजाइम है, पाचन करने में मदद इस है। बाइल जो होता है, पित्त जो होता है, जाके भोजन को क्षारीय बना देता है। जैसे ही क्षारीय बना देगा तो अग्नाशय पैंक्रियास से का जो अग्नाशय रस होता है वो अपना काम है, क्योंकि अमाशय में जब भोजन रहता है तो वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जिसके कारण भोजन आपका अम्लीय नेचर का होता है, यानी अम्लीय प्रकृति का होता है। जबकि अम्लीय से यहाँ पे क्षारीय होना रहता है, अग्नाशय रस क्षारीय स्थिति में काम करता है, इसलिए पित्त का महत्वपूर्ण काम होता है कि वो क्षारीय बना। ये निम्नलिखित दो काम है। देखिए पहला काम क्या है, पित्त अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय काइम को, ये काइम आपको बताए थे कि जब अमाशय से जब भोजन, अमाशय में भोजन रहता है तो उसको काइम बोलते हैं, और वहाँ अम्ल रहता है इसलिए अम्लीय काइम को क्षारीय बनाता है, ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम पर क्या कर सके। पित्त के लवण भोजन के वसा का विखंडन, पित्त का जो लवण होता है, साल्ट होता है, भोजन के वसा का विखंडन तथा पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन करते हैं, ताकि वसा को पर से क्रिया कर सके। ये दो काम आपने देखा पित्त का। पित्त एक तो पहला जो आमाशय से भोजन आता है वो अम्लीय प्रकृति का है, और उसका प्रकृति चेंज करता है क्षारीय में, क्योंकि अग्नाशय रस से निकले अग्नाशय से निकले अग्नाशय रस क्षारीय स्थिति में है। एक तो पित्त आके उसको क्षारीय बनाता है, क्षारीय रस अग्नाशय रस उसके काम पे। अब पित्त के जो लवण होते हैं, विष के वसा, भोजन में जो हम वसा लिए रहते हैं, फैट लिए रहते हैं, का विखंडन और बाष्पीकरण करते हैं, ही आपका पित्त करता है। के बाद वसा का पचान हो जाता है। यकृत, अब देखिए यकृत के कार्य, तो आपने अभी क्या देखा था कि वह पित्त, यकृत से ही पित्त निकलता है। पित्त का, यकृत का कार्य पित्त का श्रावण करना। यकृत का पहला काम क्या है, पित्त का श्रावण करना। यकृत द्वारा प्रतिदिन 500 से 1000 लीटर, आधा लीटर से तक आपका पित्त का श्रावण होता है, आधा लीटर से 1 लीटर तक। ये सब लीटर है ना, एक जगह आप इकट्ठा करके, ताकि आपको डाउट ना हो। जैसे लार कितना निकलता है प्रतिदिन, आपको 1.6 लीटर यानी 1.5 लीटर के लगभग, कि आपको ये क्या है, पित्त का श्रावण कितना है, हाफ लीटर से 1 लीटर, 5 से 1000 मिलीलीटर। विटामिन का संश्लेषण करता है, यकृत का काम विटामिन ए का निर्माण करता है। ठीक है, यकृत का क्या कार्य है, विटामिन ए का निर्माण करता है। हिपैरिन का स्रावन, यह रक्त को जमने से रोकता है। आपने आप पढ़ेंगे जब ब्लड, जब सेल पढ़ाएंगे आगे तो वहाँ पे पढ़ाएंगे, जब ब्लड जो हमारा कट जाता है कोई भाग, तो वहाँ से ब्लड निकलता है, तो प्लेटलेट्स जो होता है उसको, ब्लड को
क्या करना है, निकलने से रोकता है, यानी वहाँ थक्का का निर्माण करता है, जिसके कारण हमारे शरीर से ब्लड बाहर नहीं निकलता है। तो प्लेटलेट्स जो शरीर में होता है वो तो रक्त जमाने का काम करता है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे शरीर में रक्त है, रक्त में प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स भाई रक्त को जमाने का, थक्का बनाने का काम करता है, तो क्यों नहीं प्लेटलेट्स हमारे शरीर में ही रक्त को थक्का बना देता है। प्लेट्स का काम क्या है, रक्त को थक्का बनाना, ताकि हमारे शरीर से रक्त बाहर ना निकले ज़्यादा। फिर रक्त अंदर है तो उसको थक्का क्यों नहीं बनाता है, नहीं बनाता है क्योंकि शरीर के अंदर यकृत से हमें हिपैरिन का स्राव है, जो रक्त को से रोकता है। यानी शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने वाला एक चीज रहता है, जिसके कारण वो जमने नहीं देगा। और जब शरीर से बाहर ब्लड निकलता है तो प्लेटलेट्स होता है जो उसे जमा देता है। उत्सर्जन, यूरिया के उत्सर्जन में आप यकृत के कार्य ये चार याद रखिएगा। कभी आप स्पेसिफिक क्वेश्चन से पूछा जाता है, यकृत क्या मनुष्य के पाचन तंत्र में यकृत का क्या कार्य है और इसके उपयोगिता को बताएं, इसके कार्य को बताएं। कार्य आपका बताना होगा। ये पीत का श्रावण करता है, पीत का श्रावण करता है, कैसे भोजन को पचाने में मदद करता है, इसके पहले वाला जो स्लाइड में बताए थे सब आप लिखिएगा। के बाद विटामिन का संश्लेषण करता है, हिपैरिन करता है, और यूरिया का उत्सर्जन में भी भाग लेता है। अब देखिए एक आपने पढ़ा था अग्नाशय, यहीं से अग्नाशय रस निकल। तो देखिए पैंक्रियाज के बारे में, यह यकृत के बाद शरीर का दूसरा सबसे है, यकृत लीवर जो शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ी पैंक्रियाज होता है, जिसका आकार सी का होता है। अब तीन आकार होगा। देखिए स्मार्ट वर्क का ना, स्मार्ट स्टडी का यह मतलब होता है कि आप देख क्या रहे हैं कि तीन चार जगह ना लीटर लीटर आ रहा है, कहीं 1.5 लीटर निकल रहा है, कहीं हाफ लीटर से 1 लीटर निकल रहा है। तो ये सब जो लीटर होता है ना कंफ्यूज करेगा आपको। तो किसी पेज के ऊपर कॉर्नर पे एक जगह लिख लिया जाता है, अच्छा लार प्रतिदिन 1.6 लीटर, ठीक है, ये आपका पीत प्रतिदिन हाफ से 1 लीटर, और एक और बीच में लीटर बनाए थे वहाँ इतना से इतना आते हैं, जो जठर रस के बारे में बताया। तो तीनों एक जगह लिख लेंगे, आप 2-3 बार देखेंगे ना तो चीज़ें याद हो जाएगा, क्लियर कट हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसी तरह आपको आकार के बारे में देख रहे हैं कि 3-4 जगह आकार आ रहा है। एक तो आया था जे आकार का, जे आकार का क्या आता है भाई, आशय होता है। आपको ये सी आकार का आया था, सी आकार का क्या हो गया, जैसे अग्नाशय हो गया। और एक आपको एक एक और आकार का आया था, वो आप ध्यान में रखेंगे, एक सी आकार का यहाँ ड्यूडेनम होता है, सी आकार का ड्यूडेनम होता है। देख रहे हैं सी आकार का आपका, ये देखिए दो होता है, एक अग्नाशय भी होता है, वहीं मेरा कंफ्यूजन हुआ कि सी आकार का अग्नाशय है तो वहां भी सी आकार का था, सी आकार का ग्रहणी भी होता है, यानी जो ड्यूडेनम। ये एक एक जगह आप कर लेंगे तो आपको ईजीबी में आएगा कि जी आकार का अमाशय होता है, सी आकार का अग्नाशय, और आपका ड्यूडेनम का होता है। एक मिश्रित ग्रंथि है, अर्थात में एंजाइम तथा हार्मोन पाए जाते हैं। ये एक मिश्रित ग्रंथि होता है, ये एंजाइम्स में आते हैं, हार्मोन्स हैं। अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज नामक हैं। आपको ये एंजाइम्स को याद रखना होगा कि कौन एंजाइम कहाँ से निकलते हैं। अग्नाशय से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है, ट्रिप्सिन, माइलेज तथा लाइपेज। देखिए पैंक्रियाज का है, देखिए ये लीवर था, ये वाला यही वाला पैंक्रियाज है, ये स्टोमक है, स्टोमक के ऊपरी भाग में ही पैंक्रियाज रखता है, और पैंक्रियाज डक्ट यानी नली है, इसी में स्टोमक में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके आपका ये अग्नाशय रस जाता है, जहाँ पे छोटी आंत में पाचन की क्रिया होती है। तो आपको ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। और देखिए आंत ग्रंथियां, ये देखे थे कि आंत ग्रंथि से भी आपका कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। इंटेस्टिनल ग्लैंड, छोटी आंत की दीवार पर अंतरीय ग्रंथियां पाई जाती है, जो आंत्र रस का स्राव, इसे सकस एंटीरकस, सकस एंटेरिकस भी कहा जाता है। आपको याद रखिएगा, सकस एंटेरिकस भी कहा जाता है। आंत रस में इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज और लाइपेज जैसी एंजाइम होते हैं। अब देखिए कई जगह एक ही तरीके के मतलब एंजाइम्स आ रहे हैं या पार्ट आ रहे हैं,
तो आपको एक जगह लिख लेना चाहिए कि चलिए आमाशय में कौन कौन सा एंजाइम्स आता है। उसके बाद छोटी आंत में कौन कौन सा एंजाइम्स आता है। अगर बड़ी आंत में आता होगा तो बड़ी आंत में कौन कौन सा एंजाइम्स आता है, ये आपको एक जगह लिख लेंगे तो आपको क्लियर रहेगा और एक दो बार देखेंगे तो याद भी हो जाएगा। तो देखिए जहाँ पीछे आपका ये था अग्नाशय से ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज था, उसी तरह छोटी आंत आंत ग्रंथिया से क्या आता है, इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज और लाइपेज आता है। अब देखिए बड़ी आंत, अब बड़ी आंत के बारे में पढ़ना है। यह छोटी आंत से छोटी परंतु व्यास में है। ये छोटी आंत सबसे लंबा होता है आहार नाल का। बड़ी आंत छोटा होते हुए बड़ी क्यों बोला जाता है, क्वेश्चन है। छोटी आंत लंबाई में तो सबसे बड़ा है, छोटी बोलते हैं, और बड़ी आंत जो छोटी है, छोटा है लंबाई में, तो बड़ा क्यों बोलते हैं। बड़ा दोस्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि बड़ी आंत का व्यास जो होता है ना वो ज्यादा होता है। छोटी आंत, अगर छोटी आंत इतना चौड़ा है तो बड़ी आंत का, तो इसका देख रहे हैं व्यास जो है ये छोटा है बड़ा है, इसलिए इसको हम बड़ी आंत बोलते हैं। तो देखिए लार्ज इंस्टेटाइन में क्या होता है, एक तो स्प्लीन, लीवर, लार्ज इंस्टेटाइन ये वाला होता है। ठीक है, लार्ज इंस्टेटाइन देखिए ये वाला। सीकम आप याद रखिएगा, रेक्टम और एना, ये चीज आपको याद करना है। काम क्या है बता। देखिए इसके भी तीन भाग हैं। आपने क्या देखा कि आमाशय के भी तीन भाग हैं, कार्डिक भाग, फुंडिक भाग और पाइलोरिक भाग। उसी तरह छोटी आंत का भी भाग होता है, उसी तरह बड़ी आंत भी तीन है। सीकम, इसमें एक पहला होता है सीकम, यह छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है। ये जो छोटी आंत और बड़ी आंत जुटा हुआ होगा कहीं, उस जुड़ाव वाले पोर्शन को ही सीकम बोला जाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत पे छोटी नली होती है जिसे हम सीकम हैं। इसके शरीर पे अपेंडिक्स नामक औषधि अंग होता है। सीकम के स्थान पे ही औषधि अंग आपका होता है, अपेंडिक्स बोलते हैं शरीर में। दूसरा होता है कोलन, इसका आकार यू आकार का होता है। अब देख लीजिए तीसरा ये तो जे का था, सी का था, इसका यू का है। यू के समान होता है तथा यह तीन भागों में बटा होता है। अंतिम भाग रेक्टम में खुलता है। कोलन का अंतिम भाग रेक्टम में खुलता है। देखिए आपको जहां जोड़ता है उसे सीकम बोलते हैं। देखिए सीकम, ये जो पोर्शन होगा ना, यहाँ पे छोटी आंत है, यहाँ पे अंदर में छोटी आंत है, ये छोटी आंत है। ये छोटी आंत कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे, इसको बोलते हैं सीकम। ये छोटी आंत यहाँ पे मिलता है, इसको बोलते हैं सीकम। अंदर में छोटी आंत है, देखिए इसमें अंदर में छोटी आंत है, ये छोटी आंत का पोर्शन है, और यहीं पे सीकम है। सीकम में बड़ी आंत में चल जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है तो भोजन अपना पचते 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 फिर यहाँ से निकल, ये छोटी आंत अंदर है, छोटी आंत है यहाँ पे, छोटी आंत है यहाँ पे। इससे क्या होता है कि इससे भोजन आपको बड़ी आंत में प्रवेश करता है, इस जगह को सीकम बोलते हैं। और फिर ये भोजन इस ऐसे होते हुए, भोजन बड़ी आंत में होते हुए ऐसे घूमते घूमते फिर आपका रेक्टम में आता है, फिर बाहर निकल। देखिए अब रेक्टम, भोजन इलियन से कोलन होते हुए रेक्टम में पहुंचता है। देखिए भोजन कहाँ था, इलियम, इलियम के भिलाई से ही अवशोषण होना शुरू हो गया, तो इलियम से कोलन होते हुए, यानी एक कोलन होते हुए रेक्टम में पहुंचता है। इसी भाग में अपचे भोजन, अपचे यानी जो पचा नहीं, अपचे भोजन का अतिरिक्त जल भी अवशोषित कर लिया जाता है। तो कहाँ, रेक्टम में होता है। अपचे भोजन का अतिरिक्त जो जल होता है का अवशोषण कहाँ होता है, तो वो होता है आपका रेक्टम में। रेक्टम में भोजन इलियम से कोलन होते रेक्टम पहुंचता है, इसी भाग में अपच भोजन का अतिरिक्त जल भी अवशोषित कर लिया जाता है। अंत में अपचा भोजन मल के रूप में बाहर निकल जाता है। क्या होता है, जो अपचा भोजन अपच
हुआ, अपचय भोजन हुआ, वो बाहर निकल जाता है। अब देखिए कार्य क्या है आपका बड़ी आंत का मुख्य कार्य है जल का अवशोषण। हाँ, क्या देख रहे हैं कि बड़ी आंत का कोलन के बाद रेक्टम में भोजन का अतिरिक्त जल भी अवशोषित कर लिया जाता है। तो वहीं बोल रहा है कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य था जल का अवशोषण तथा अपचा भोजन को शरीर से बाहर निकालना, कि रेक्टम के एनम बाहर निकलता है। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 चरणों में होता है। समराइज मैं कर दे रहा हूँ, जो अभी आपने जितना भी पढ़ा उसका समराइज करके मैं बता कि भोजन की संपूर्ण प्रक्रिया जो है 5 चरण कंप्लीट होता है। पहला चरण क्या है? अंतःग्रहण, यानी भोजन को मुख से लेना अंतःग्रहण कहलाता है। आपको जब क्वेश्चन पूछा जाए या मनुष्य में पाचन तंत्र की व्याख्या करे, वर्णन व्याख्या करे, एक तो चित्र बनाना है, उसके बाद अगर ये सब ऐसे भी आप लिखते हैं कि भोजन के पाचन की पूर्ण प्रक्रिया 5 चरण कंप्लीट यानी होता है। पहला चरण प्रथम चरण अंतःग्रहण, भोजन को मुख से लेना अंतःग्रहण कहलाता है। दूसरा चरण क्या है? पाचन यानी डाइजेशन, मुख से शुरू होकर छोटी आंत में संपन्न होता है। क्या देखा था कि जो मुख पाचन मुख से, जो मुख में जैसे भोजन जाता है वहां मुख में लार होता है, वो लार भोजन को पाचन शुरू कर देता है। वहां से पाचन शुरू होते हुए छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत के इलियम तक भोजन पच के और वहां पे अवशोषण लगता है। ये इलियम के विलाई नामक जगह से आपका वो आपका अवशोषण होने लगता है। तो वही बोल रहा है कि छोटी आंत में संपन्न होता है। ये दूसरा चरण। तीसरा चरण क्या है कि अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। जो भी भोजन आपने पच गया तो पचा हुआ भोजन का रुधिर में यानी ब्लड में पहुंचना अवशोषण है। चौथा चरण क्या है? स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन, अवशोषित भोजन का जो अवशोषित किए शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। आपको शुरू में ही बता रहे थे कि जो भोजन पचता है, पचने के बाद अवशोषण होता है, अवशोषण होता है तो क्या होता है? वो रुधिर में चला जाता है, फिर रुधिर में जाने के बाद उसका उपयोग करेंगे ना ऊर्जा के रूप में। वही बोल रहा है भोजन का शरीर के उपयोग में स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहलाता है। फिर पांचवा चरण क्या है? मल परित्याग, अपाच भोजन का शरीर बाहर निकलना मल परित्याग है। आप जब भी आप क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इन 5 चरणों में करके भी लिखेंगे तो आपको बेहतर मार्क्स के चांस क्लियर कट दिखेगा। के पास 5 चरणों है। प्रथम चरण में दूसरा चरण में पाचन, मुख से शुरू होकर छोटी आंत। अब इसको एक्सप्लेन कीजिएगा जो पीछे हमने 3-4 स्लाइड में बताया है कि मुख में कैसे पाचन होता है, उसके बाद अमाशय में जाता है तो कौन कौन सा एंजाइम आता है, कैसे पाचन करता है, फिर छोटी आंत में जाता है तो कौन कौन से एंजाइम आता है, कैसे पाचन करता है। इस वाले पोर्शन में आपको लिखना है। जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो एक तो प्रथम चरण, दूसरे चरण में क्या लिखेंगे कि मुख में कैसे पाचन होता है, मुख के बाद क्या लिखेंगे कि आशय में कैसे पाचन होता है, आशय में, और तीसरा में क्या लिखेंगे छोटी आंत में कैसे पाचन है। दिख रहा है? तो आप ये तीनों यहाँ पे जो 3-4 स्लाइड पीछे किए वो आपको यहाँ पे, उसके बाद आप लिखिए तीसरा चरण और शोषण का होता है, चौथा चरण का होता है और पांचवा चरण परित्याग का होता है। तो आपने क्या देखा कि मनुष्य में पाचन तंत्र सभी प्रोसेस के माध्यम से है, में आपको काफी ध्यान रखना होगा, आपको काफी ध्यान रखना होगा चीजों को, जो मैं कुछ चीजों को ध्यान बता देता हूं आपको। ये सब स्लाइड यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कैसे कैसे होता है। जैसे लार ग्रंथिया में क्या क्या पाया जाता है आपको, उसके बाद लार ग्रंथिया में क्या होता है, उसके बाद ग्रसनी कार्य, जैसे इस सभी को आप नोट्स बनाइए, नोट्स बना के 2-3 बार पढ़िए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कहीं नहीं जाने वाला है इससे, जो भी 2024 प्रभावित को। इस सब फिर ग्रासनली क्या होता है ये सब पढ़िए। मासिक में कैसे कैसे भोजन पचता है ये देखिए, कार्डिक
पाइलोरिक भाग, और इसमें कौन कौन सा रस यानी एंजाइम्स निकलता है वो जरूर। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर यानी जो 6 नंबर चैप्टर था आपका सीआरटी का, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, सीआरटी में अगर आप देखेंगे तो ये 6 नंबर चैप्टर में जीव विज्ञान की बात होता है। 6 नंबर, 6 नंबर में जैव प्रक्रम लिखा हुआ होगा, और जैव प्रक्रम में ही आपका 4 सब्जेक्ट लिखा हुआ रहता है, उसमें से एक सब्जेक्ट आपका पोषण है। पोषण के बारे में हम लोग ने पढ़ाई किया है। ठीक है, इसके बाद आपका श्वसन से एक वीडियो आएगा, उसके बाद परिवहन से, और उसके बाद उत्सव। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को अच्छा लगा प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। किसी भी प्रकार की आपको हेल्प की ज़रूरत है दिए हुए नंबर पे। थैंक यू।